पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लुशियन पाई का काम बहुत ही अद्वितीय रहा है। उन्होंने डेवलपमेंट सिंड्रोम के नाम से 3 सिंड्रोम बताए, सिम्टम्स बताए। अगर वो किसी कंट्री में आ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, तो वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट जाग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो 3 जो सिंड्रोम है उनमें है इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डाइवर्सिटी। इक्वालिटी का मतलब कि उस देश में एटलीस्ट लीगल सेंस में लोगों में ये भावना आ जाए कि हम सब इक्वल हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, हम सब की इक्वल भागीदारी है, हम सब की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेट हम सब के लिए इक्वली जिम्मेदार है। कैपेसिटी में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैपेसिटी जनरेट कर सके, उसमें कैपेसिटी हो लोगों को मोबिलाइज करने की, लोगों को कैपेसिटी एनर्जी को चैनलाइज करने की और लोगों की समस्याओं को टैकल करने की और लोगों के लाइफ को नए तरीके से शेप करने की। और थर्ड, डाइवर्सिटी। जितना ज़्यादा कोई पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होगा उसमें डाइवर्सिफिकेशन आएगी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में डाइवर्सिटी आएगी, सेपरेशन ऑफ पावर होगी, स्पेशलाइजेशन होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, डाइवर्सिटी और डाइवर्स वैल्यूज चेरिश होंगी और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल डायलॉग ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड और कंसेंसस मॉडल पे चलेगा। ऐसा लुशियन पाई कहते हैं कि ये 3 सिंड्रोम जहाँ मिलेंगे वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की संभावना है। बेसिकली लुशियन पाई जब थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज लिबरेट हो रही थी, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कुछ नहीं होता, ये अपने आप में एक कॉलोनाइज टर्म है, पर जब ये नई कंट्रीज लिबरेट हो रही थी और उस संदर्भ में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपने अस्तित्व के लिए तड़फ रहा था, तो ऐसे में वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से और जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है अमेरिकन, उस कॉन्टेक्स्ट से जिस व्यक्ति ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एपिस्टेमोलॉजी बिल्ड करने की प्रयास की, उसमें मिस्टर लुशियन पाई बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इनकी आलोचना होती है कि इन लोगों ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नाम पर, ना केवल लुशियन पाई, आइंस्टीन डैट और जितने भी अन्य रोस्टो वगैरह जितने विद्वान होंगे, इन लोगों ने बेसिकली जो नेशनलिज्म का क्वेश्चन अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज़ में आया, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का जो प्रश्न वहाँ खड़ा था, अंडर डेवलपमेंट का, उन सब को, और न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे बनाया जाए अब जब नई कंट्रीज़ वर्ल्ड में आ गई हैं, उन क्वेश्चनों को दरकिनार किया। एक आलोचना इन पे ये होती है, रेडिकल आलोचना, और एक ऐसी टर्मिनोलॉजी डेवलप की जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल और डीपॉलिटिसाइज सेंस में जा रही थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि वो ए हिस्टोरिक है बेसिकली। उसमें जो जिस हिस्टोरिक परिप्रेक्ष्य से, कॉलोनियलिज्म के फेज से, एक्सप्लॉयटेशन के फेज से ये नई कंट्रियाँ उभर कर सामने आई थी, उसका कोई जिक्र ही नहीं, बल्कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि उसके प्रति आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब आगे सोचिए आप, क्या उस कॉन्टेक्स्ट को उनकी डेवलपमेंट के संदर्भ में देखने की जरूरत नहीं है? तो ये आलोचना इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। एक तो ये भी, पर फिर भी हमारे लुशियन पाई से उनका अधिकार छीना नहीं जा सकता, उनकी कोशिश का। और जो क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो कहते हैं, या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में जो क्राइसिस आते हैं, वो है बहुत ही बढ़िया लगे मुझे। जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे पहला, और जो उन्होंने ये वरीयता दी है बड़ी सुंदर दी है, आइडेंटिटी क्राइसिस। सबसे पहले अगर किसी देश को यही पता नहीं, किसी नई कंट्री को यही नहीं पता हमारी आइडेंटिटी है क्या, हमारे कल्चर की बेसिक वैल्यूज़ क्या है, किस आधार पर, किन सिद्धांतों के आधार पर हमारा राष्ट्र खड़ा है और किन सिद्धांतों के लिए हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर यही क्लियर नहीं है तो वो उस राष्ट्र आपस में गृहयुद्ध में फंसेगा, जैसा कि हम दुनिया में देख ही रहे हैं, और उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस रहेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान देख लें, जो कि अपनी आइडेंटिटी कभी अरबों से और कभी तुर्कों से कर रहा है और अपनी भारतीय आइडेंटिटी को नेग्लेक्ट कर रहा है, तो हम उसकी स्थिति देख सकते हैं आज इस कॉन्टेक्स्ट में। और लेजिटिमेसी क्राइसिस, अगर किसी देश का जो लिबरेट हो रहा है और जहाँ कोई गवर्नमेंट फॉर्मुलेट होती है, अगर वो लोगों की लेजिटिमेसी नहीं ले पाती, तो वो हमेशा
रेबिलियन और इंसर्जेंसी फेस करती रहेगी और लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाने में असफल रहेगी। पार्टिसिपेशन, किस तरह से जो अब नई लिबरेटेड कंट्रीज हुई वो अपने लोगों की पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन इंश्योर करेंगी, कैसे उनकी ओरिएंटेशन को, उनके ट्रेडिशंस को मोल्ड करके उनको नए पॉलिटिकल एपरेटस में इन्वॉल्व करेगी, उनकी पार्टिसिपेशन सीख करेगी और उनसे उनकी पोटेंशियल्स को बाहर लाएगी। पार्टिसिपेशन से ही लेजिटिमेसी भी डेवलप होगी और आइडेंटिटी भी अफर्म होगी। उसके बाद पेनिट्रेशन, जो ये पार्टिसिपेशन है या जो आपकी आइडेंटिटी क्रिएशन है, लेजिटिमेसी, वो कितनी गहराई तक जाती है पॉलिटिकल सिस्टम में? क्या उसके एवरी नूक एंड कॉर्नर तक वो पहुंच पाती है? क्या उसके दूर दराज के गाँवों तक? सेंटर में तो पहुंच जाएगी, पर जो उसकी पेरीफ्रीज है, क्या वहां तक भी वो पेनिट्रेशन हो पाता है पॉलिटिकल सिस्टम की वैल्यूज का? तब जाकर उसको पॉलिटिकली डेवलप माना जाएगा। और फिर है इंटीग्रेशन। एक पॉलिटिकल सिस्टम में जब पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है उसमें कई कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकते हैं, पर उनके बीच में एक इंटीग्रेशन करना, अकोमोडेशन पैदा करना, वो भी बड़ा ज़रूरी है ताकि कन्फ्लिक्ट का कंसेंसस तरीके से रेजोल्यूशन हो सके या उसको थोड़ा होल्ड ऑन किया जा सके ताकि मोर अप्रोप्रिएट सिचुएशन में हम उसको सॉल्व कर सकें। तो इंटीग्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। और डिस्ट्रीब्यूशन, अब बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम का क्रिएशन ही, किसी पॉलिटिकल सिस्टम का क्रिएशन इसलिए होता है कि वो लोगों की समस्याओं को, ऑनगोइंग समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम बनना चाहता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहता है, तो अगर वो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता और उसके लिए वो अथॉरिटेटिव वैल्यूज़ की अलोकेशन नहीं कर सकता, जो डेविड स्टन कहते हैं एलोकेशन, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे आइडियोलॉजिकली हो या वैल्यूज़ के थ्रू हो, लॉज के थ्रू हो, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम अपनी लेजिटिमेसी खोता जाएगा, क्योंकि इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए और वो आएगी डिस्ट्रीब्यूशन से। जब लोगों को ग्राउंड में उस पॉलिटिकल सिस्टम की विल का इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो ये सारे क्राइसिस जो लुशियन पाई ने दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और एक बड़ी ही, हम कह सकते हैं, एक नई इपिस्टेमोलॉजी को बिल्ड करके ए हिस्टोरिकल, डेफिनेटली ए हिस्टोरिकल है। इसमें जो नई कंट्री जिनके संदर्भ में ये एक नई टर्मिनोलॉजी पॉलिटिकल डेवलपमेंट तैयार की गई वेस्ट को देखते हुए, उनका इमीडिएट बैकग्राउंड निगलेक्ट किया गया। जो 100-200 साल से उन्होंने कॉलोनियल एपरेटस में शोषण सहा और जो उनकी आइडेंटिटी को फॉर्मुलेट और रिफॉर्मुलेट करता है और जो उनके विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी और हटाता है, उसको नहीं देखा गया। ये बात सच में ही एक बड़ी वीकनेस है इस कॉन्सेप्ट की। और इसकी इनहेरेंट बाइसेस ये आ जाती है कि खतरा ये हो गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट और इसके कॉन्सेप्ट से कि वेस्ट डियो फैक्टो ही आइडल टाइप हो गया। और ख़तरा ये था कि जो इंस्टीट्यूशन वेस्ट में नहीं थे, जो सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशन, वो खतरा ये हो गया कि उनको प्राइमोर्डियल लेवल किया जा सकता था थर्ड वर्ल्ड में। ये खतरा हो गया इससे और वो हमने देखा भी। वैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँ कि बहुत समय तक हम कास्ट को नेगेटिव समझ रहे थे, पर जब बहुत लेट जाके 10-15 सालों के बाद जब रुडोल्फ ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन की बात की, कैसे कास्ट मॉडर्न रोल प्ले कर रही है, फिर कुठारी इस पे बात करते हैं, तब जाके रियलाइज हुआ कि जिन इंस्टीट्यूशन को हम प्राइमोरियल समझ रहे हैं वो प्रोग्रेसिव फोर्स के रूप में काम कर सकता है। तो वो वायसनेस का खतरा पैदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये भूल गए जिस तरह से क्रिश्चियनिटी ने, और क्रिश्चियनिटी में जो रिफॉर्मेशन हुई उसने प्रोटेस्टेंट एथिक्स की डेवलपमेंट में काम किया। तो क्या इस्लाम की इम्प्रूवमेंट से, इस्लाम में रिफॉर्मेशन आने से क्या इस्लाम प्रोग्रेसिव फोर्स के रूप में काम नहीं कर सकता? क्या हिंदुइज्म में जो आर्य समाज ने जो नई जान फूकी और विवेकानंद जैसे लोगों ने नई जान फूकी, क्या फिर हिंदुइज्म प्रोग्रेसिव फोर्स नहीं बन सकता? क्या सिर्फ क्रिश्चियनिटी के वेस्टर्न एथिक्स ही, प्रोटेस्टेंट एथिक्स ही पॉजिटिव जान फूक सकते हैं? क्या जापान में जो उनकी मेजाई संविधान और उनकी जो जापानीज कल्चर की जो एथिक्स है, क्या उसने नई जान नहीं फूकी? चाइना में उनके कन्फ्यूशियनिज्म और जो उनका सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम है, क्या वो प्रोग्रेसिव नहीं साबित हुआ? तो ये बायसनेस का खतरा इसमें रह जाता है। और क्योंकि बेस्ट को डियो फैक्टो ही इसमें
एक आइडल टाइप माना जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में। और यही पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और अगर इसको एसपी हंटिंगटन में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो आपकी जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो अथॉरिटी है वो रैशनलाइज हो जाएगी, रैशनल बेसिस पे चुनी जाएगी, रैशनल तरीके से पावर को यूज़ करेगी कम्युनिकेशन डायलॉग करके, और डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगी, स्पेशलिस्ट पैदा होंगे। और एक वर्ड मैं भूल रहा हूँ शायद, रैशनलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डाइवर्सिफिकेशन, और एक चीज़ और है मैं भूल गया जो एसपी हंटिंगटन कहते हैं, सॉरी, फॉर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में बड़ी गहराई से जुड़े हैं। तो मैंने जितना हो सके मैंने छोटा सा प्रयास किया इसमें, विशेषकर लुशियन पाई के बारे में बताने के लिए। और एक बात मुझे और पता लगी कि जो शिल्स थे, डेविड शिल्स या एडवर्ड शिल्स, वो भी ये मानते थे कि नेशनल आइडेंटिटी प्री रिक्विजिट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। ये बात कहीं ना कहीं मूल्य रखती है। जैसे इन्होंने भी कहा आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यही नहीं पता हम कौन हैं और हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं एक एज अ कंट्री, तो फिर लड़ने का महत्व क्या रह जाता है? लड़ने की जो मूल जो एक विल है वो ही टूट जाती है। तो ये बात तो इन्होंने बहुत अच्छी बताई। इसके वैल्यू को कम करके नहीं आंका जा सकता। और ये भी सत्य है कि जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो लिटरेचर है, जो इसका एक इसकी जो पूरा जो एक शब्दकोश बना है, जो ज्ञान कोश बना है, उसमें कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ ट्रुथ भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये हिस्टोरिक हो जाते हैं, ये उस डिपेंडेंसी को नहीं दिखाते, ये कॉलोनाइजेशन को नहीं दिखाते, पर उसके बावजूद इसमें कुछ ना कुछ रियलिटी है। आज देखिए 80-90 साल हो गए, कई कंट्रीज डेवलप क्यों नहीं हो पा रही?